हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने चल रहे हैं बंगाल में जो जमींदारी बंदोबस्त लागू हुआ था उस बंदोबस्त की जो कमियां थी, उन कमियों के कारण बंगाल में एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जिसको जोतदार कहते थे। तो जोतदार कौन थे और उनका जो ग्रामीण क्षेत्रों में उदय था वो किस तरह जमींदारों को प्रभावित कर रहा था, जमींदारों की तुलना में जोतदार किसानों के बीच इतने लोकप्रिय क्यों थे, जोतदार इतने शक्तिशाली क्यों हो गए, इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो खास करके 12th क्लास के बोर्ड के विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि बंगाल में जोतदारों के उदय के क्या कारण थे। और दूसरा क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड है, वो है पांचवी रिपोर्ट, कि पांचवी रिपोर्ट क्या थी, पांचवी रिपोर्ट के क्या प्रावधान थे। तो इन दोनों प्रश्नों को आज हम आपसे डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जोतदार किसे कहते थे। जोतदार जो शब्द है, जोत का अर्थ है कृषि क्षेत्र या जमीन, दार का अर्थ है स्वामी, जो भूस्वामी होता था उसको जोतदार कहते थे। तो गांव में जो बड़े किसान थे, जिनके के पास अधिक पैतृक जमीन होती थी, उनको जोतदार कहा जाता था। सीधा सा अर्थ है ऐसे गांव के संपन्न किसान जिनके पास बड़ी कृषि जोतें होती थी, उनको जोतदार कहा जाता था। गांव में कुछ और भी किसान होते थे जो संपन्न होते थे, उन बंगाल के उन संपन्न किसानों को मुखिया, हवलदार, गाटीदार या मंडल, इन नामों से जानते थे। ये बंगाल के धनी किसान होते थे जिनके के पास पैसा भी था और बड़ा भूक्षेत्र भी होता था। जोतदार भी बड़े किसान थे। दोनों में अंतर क्या था, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। ये मुखिया, हवलदार, गाटीदार, मंडल, ये संपन्न किसान होते थे, लेकिन जो जोतदार होता था उसके पास बड़ी कृषि जोतों के साथ साथ ये स्थानीय व्यापार भी करते थे, साथ साथ साहूकारी का भी काम करते थे। जोतदार, इनके पास बड़ी जमीन होती थी, लेकिन ये अपनी जमीन पर स्वयं खेती नहीं करते थे। ये अपनी जमीन बटाईदारों, इनकी जमीन पर खेती कौन करते थे, जो इनकी कृषि जोतें थी, इस जमीन पर बटाईदार या उसको कहते थे बरगादार या सिकमी रैयत, रैयत का अर्थ होता है किसान जिसके पास स्वयं की भूमि हो, और अगर किसी किसान की भूमि पर कोई किराए पर खेती करता है या उसकी शर्तों पर खेती करता है तो उसको सिकमी रैयत कहते हैं। जोतदारों की जमीन पर जो बटाई पर कृषि करते थे उनको बटाईदार, बरगादार या सिकमी रैयत कहा जाता था। जोतदार और इन बटाईदारों के बीच शर्तें निश्चित होती थी। वो कृषि उपज, जो कृषि उपज होती थी, उसको ये लोग आपस में बांट लेते थे। तो जोतदार अपनी जमीन पर स्वयं खेती नहीं करता था, वो बटाईदार, बरगादार और सिकमी रैयत के माध्यम से खेती कराता था। उसके पास काफ़ी चूँकि पैसा भी था, तो वो लोग स्थानीय व्यापार में इन्वॉल्व होते थे, स्थानीय व्यापार भी करते थे, साथ साथ वो साहूकारी का काम करते थे। साहूकारी मतलब देसी बैंकर। एक प्रकार से गांव वाले लोगों को जब कभी उनके अवसर होते थे, किसी के यहाँ शादी विवाह का अवसर है या किसी के यहाँ कोई मांगलिक कार्य है या किसी को पैसे की आवश्यकता है, तो उसको वो वित्तीय मदद देते थे। वित्तीय मदद करना, पैसा देना ब्याज पर,
या अनाज दे करके, अगर अकाल पड़ गया तो अनाज दे करके ही मदद करते थे। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता था, ब्याज पर। तो वो साहूकारी का काम ब्याज पर करते थे। गांव में रहते थे, जोतदार गांव में रहता था और एक प्रकार से गांव वालों का मसीहा था। कारण गांव वालों को कभी अगर किसी किस्म की परेशानी होती थी तो उनके आड़े वक्त में, उनके परेशानी के वक्त में जोतदार उनके काम आता था। जोतदार उनको जमींदारों के द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न से बचाता था। अगर जमींदार किसानों से ज़्यादा टैक्स लेने की कोशिश करता था या उन किसानों को प्रताड़ित करता था तो जोतदार मसीहा बनकर के उनकी सुरक्षा करता था। क्योंकि गांव का प्रभावशाली व्यक्ति होता था, उसके पास पैसा भी होता था, तो जमींदार भी उससे भयभीत रहते थे। तो गांव वालों के साथ इसका बहुत अच्छा क्लोज रिलेशन था। गांव वाले इसको अपना मसीहा इसीलिए मानते थे क्योंकि उनके सुख दुख में काम आने वाला, जमींदारों से उनकी सुरक्षा देने वाला, और इसीलिए जमींदारों की तुलना में इसका गांव में ज़्यादा दबदबा होता था। जो जमींदार होते थे वो तो प्रायः शहरों में रहते थे या गांव से दूर रहते थे। जमींदारों का किसानों से संबंध केवल भू राजस्व के लिए होता था। बंगाल में जो जमींदार थे वो किसानों से केवल भू राजस्व लेते थे। किसानों के सुख दुख में, किसानों के ऐसे विपत्ति के अवसर में वो काम नहीं आते थे। यहाँ तक कि अगर कभी अकाल पड़ जाए या कोई प्राकृतिक विपत्ति आ जाए तो भी जमींदार निर्ममता से किसानों से भू राजस्व की वसूली करते थे। जबकि जोतदार तो उनके साथ हमेशा गांव में रहता था और उनके ऐसे विपरीत समय में उनकी सहायता करता था, उनकी सुरक्षा करता था। इसलिए जोतदार जो थे वो ज़्यादा लोकप्रिय होते चले गए। ठीक, इसके अतिरिक्त कई बार ऐसा भी होता था कि जो जमींदार होता था गांव के लोगों को, किसानों को जब प्रताड़ित करता था तो जोतदार गांव के किसानों को भड़का करके जमींदार के खिलाफ मुकदमे करवा देता था। तो जोतदार मुकदमेबाजी में फंसा देता था किसको? जमींदारों को। अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए, जमींदार को नीचा दिखाने के लिए, गांव वालों का मसीहा बनने के लिए अगर जमींदार कोई ऐसा कदम उठाता किसानों के विरुद्ध तो जोतदार किसानों को भड़का करके जमींदार के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दायर करवा देता। दूसरी बात, जो गांव के किसान थे उनको भड़का करके जो भू राजस्व की अदायगी है ना देने के लिए धक्का देता था कि भू राजस्व की अदायगी मत करिए, जमींदार अगर कुछ अत्याचार करेगा तो हम देख लेंगे। ऐसी स्थिति में गांव वाले उसका कहना मानते थे। क्यों? क्योंकि जोतदार उनके वो कृतज्ञ होते थे। जोतदार हर समय उनकी सहायता करता था, सुरक्षा करता था, तो किसान उसके कृतज्ञ होते थे। दे फील इंडेप्टेड, वो हमेशा उनके ऋणी रहते थे। तो जो जोतदार कहता था किसान वही करता था। तो जोतदार गांव के किसानों को भड़का करके राजस्व न देने के लिए उकसाता था, और किसान अगर राजस्व नहीं देंगे समय से तो जमींदार समय से कंपनी को नहीं दे पाएगा। और ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि जमींदारी व्यवस्था में शर्त थी सूर्यास्त सिद्धांत, और सूर्यास्त सिद्धांत के अनुसार अगर आप टैक्स नहीं देते हैं तो आपकी ज़मीन नीलाम हो जाएगी। जोतदार इसको बड़ी प्लानिंग से करता था। जोतदार गांव के किसानों को पहले भड़काता था कि वो राजस्व न दें, और जब जमींदार की जमींदारी सूर्यास्त सिद्धांत के कारण नीलाम होने लगती थी, उसकी प्रॉपर्टी, उसके खेत बाग नीलाम होने लगते थे, तो जोतदार चूंकि पैसे वाला व्यक्ति होता था
वो नीलामी में भाग लेकर के वो नीलामी में भाग लेता था और ऐसे जमींदारों की जो जमीन होती थी उसको स्वयं खरीद लेता था। ये बात समझ में आई? जोतदार चूंकि गांव का प्रभावशाली व्यक्ति होता था, पैसे वाला संपन्न व्यक्ति होता था, इसलिए ऐसी नीलामी में जिसकी संपत्ति को नीलाम किया जाता था तो उसकी संपत्ति को जोतदार खरीद भी लेता था। यहां इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये बहुत सूक्ष्मता से इसको देखिए कि जो जमींदार होता था, मान लो मिस्टर ए जमींदार हैं, इन्होंने बी क्षेत्र की जमींदारी खरीदी है, जमींदारी नीलामी में ली है। अगर मिस्टर ए बी क्षेत्र की जमींदारी का मूल्य समय से नहीं देते तो जमींदारी तो छीनी ही जाएगी, साथ साथ जो जमींदार की जो प्रॉपर्टी है, जो इनकी संपत्ति है, घर मकान, जो उनके मकान हैं, खेत हैं, वो भी नीलाम में होगा। तो जो जोतदार होते थे वो जमींदारी नहीं नीलामी में लेते थे, वो जमींदार की जो प्रॉपर्टी नीलाम होती थी उसको खरीद लिया करते थे और जो उनका कृषि क्षेत्र था और बढ़ जाता था। तो इस तरह जमींदार की संपत्ति जो नीलामी में होती थी उसको ही खरीद लिया करते थे और ये जमींदारों से ज़्यादा शक्तिशाली बनते चले गए। यही कारण था, इन सब कारणों की वजह से बंगाल में जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जोतदारों का बड़ी तेजी से उदय हुआ। जोतदार चूँकि किसानों के मित्र थे, गांव में रहते थे और इन सब कारणों से जोतदारों को समर्थन किसानों का मिलता चला गया। ओके, जोतदारों के जो दूसरे प्रतिद्वंदी थे वो ये लोग थे, लेकिन जोतदारों की तुलना में ये लोग चूंकि किसानों की उतनी मदद नहीं करते थे, इसलिए ये संपन्न किसान तो जरूर थे लेकिन इनको किसानों का समर्थन उतना नहीं प्राप्त होता था। जो मुखिया, गाटीदार, मंडल्स ये होते थे, ये प्रभावशाली जरूर थे लेकिन जितना किसानों का अटैचमेंट जोतदार के साथ था, ना तो जमींदारों के साथ था ना इनके साथ था। ओके, तो इस तरह जोतदार बंगाल में एक प्रभावशाली वर्ग था जो किसानों के बीच बहुत ही लोकप्रिय था, किसान उसके प्रति कृतज्ञ थे। ओके, अब हम बात करेंगे पांचवी रिपोर्ट पर कि पांचवी रिपोर्ट क्या है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं कि सर ये पांचवी रिपोर्ट क्या है। आइए बात करते हैं पांचवी रिपोर्ट पर। पांचवी रिपोर्ट 1813 ईस्वी में 1813 में प्रस्तुत की गई। ओके, 1813 में इसको ब्रिटिश सरकार ने ये पांचवी रिपोर्ट पर ब्रिटिश संसद में इसको प्रस्तुत किया गया और 1813 में इसके आधार पर ब्रिटिश सरकार ने नियम बनाया। पांचवी रिपोर्ट थी क्या? पांचवी रिपोर्ट एक प्रवर समिति द्वारा बनाई गई रिपोर्ट थी और ये रिपोर्ट किस संबंध में थी? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रशासन था, खास करके भू राजस्व प्रशासन, उसके संबंध में था। ये पांचवी रिपोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के भू राजस्व प्रशासन के संबंध में थी, जिसे ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। किसने बनाया था? एक प्रवर समिति ने बनाया था, 1813 में प्रस्तुत की गई। इसमें 1002 पृष्ठ थे, जिसमें से 800 पृष्ठ परिशिष्ट के रूप में थे। मतलब
202 पृष्ठ की रिपोर्ट थी, शेष 800 पृष्ठ इनक्लोजर के रूप में थे। इनक्लोजर क्या था? इनक्लोजर में किसानों व जमींदारों की एप्लीकेशन थी, किसानों व जमींदारों की अर्जियां। नंबर 2, विभिन्न बंगाल के विभिन्न जिलों के जो कलेक्टर्स थे, इनकी रिपोर्ट। बंगाल के विभिन्न जिलों के कलेक्टर्स की रिपोर्ट। नंबर 3, राजस्व से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े, जो स्टैटिस्टिकल डाटास थे ये थे, और विभिन्न जिले के जो विभिन्न अधिकारी होते थे उनकी रिपोर्ट्स, उनके कमेंट्स। जो ब्रिटिश सरकार की भू राजस्व पॉलिसी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसकी भू राजस्व पॉलिसी के ऊपर दूसरे अधिकारियों की रिपोर्ट्स, उनके कमेंट्स, ये 4 चीज़ें इस परिशिष्ट के रूप में थी। इसको 5वीं रिपोर्ट क्यों कहते हैं? 5वीं रिपोर्ट इसलिए कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में जब से प्रारंभ हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया था। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर हस्तक्षेप किया। ये पहला प्रयास था। इसके बाद 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, ये दूसरा प्रयास ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने का किया गया। पहला 1773, दूसरा 1784, तीसरा 1788 और चौथा प्रयास हुआ 1793। पांचवा प्रयास, ये 5वीं रिपोर्ट थी 1813 में। अब बात समझ में आ गई? इसको 5वीं रिपोर्ट इसलिए कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए ये 5वां प्रयास था। और जब ये रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई तो जो ये परिशिष्ट थी, इनको देख करके जो उस समय के वहाँ के राजनीतिज्ञ थे, उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियाँ थी, उसके संबंध में बहुत कठोर फैसला ले लिया। और वो कठोर फैसला ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी समाप्त ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वो छीन लिए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को काफ़ी कम कर दिया गया। केवल चाय का व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, 2 चीज़ें ध्यान रखना, चाय का व्यापार और चीन के साथ होने वाला व्यापार, ये 2 अधिकार क्षेत्र कंपनी के पास रह गए। शेष ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक एकाधिकार इस 1813 की 5वीं रिपोर्ट के आधार पर खत्म कर दिए गए। ये रिपोर्ट इस तरह की थी जिसमें थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बताया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियाँ ऐसी हैं जिससे कि किसान बहुत परेशान है। और इस तरह से ब्रिटिश सरकार ने निर्णय ले लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार उसके हाथ से छिन गए। इन 2 चीज़ों के सिवा
चाय का व्यापार और चीन के साथ होने वाला व्यापार, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में रह गया बस। तो 1813 की इस रिपोर्ट के आधार पर 1813 का कानून बनाया गया, जिसमें ये प्रावधान किया गया। साथ साथ इसी कानून में एक प्रावधान और था, उसको भी जान लीजिए। 1813 के इसी कानून के आधार पर, जो 5वीं रिपोर्ट के आधार पर कानून बनाया गया, इसी रिपोर्ट के आधार पर पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च करने का निर्णय लिया। ये ध्यान रहे, जो 1813 में कानून बना, इसी कानून में पहली बार 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने का निर्णय लिया गया। लेकिन ध्यान रहे, ये पैसा खर्च नहीं हुआ। निर्णय तो लिया गया था कि भारतीयों को शिक्षित किया जाएगा और 1 लाख रुपए साल भर में खर्च किया जाएगा। लेकिन अब भारतीयों को किस तरह की शिक्षा दी जाए, शिक्षा का स्वरूप क्या हो, इस सब पर बहस चलती रही और ये पैसा खर्च नहीं हो पाया। खर्च कब हुआ? जब 1835 में नई शिक्षा नीति बनी, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय ये हुआ कि भारतीयों को अंग्रेजी ढंग की शिक्षा दी जाएगी, तब खर्च करना चालू किया गया। ओके, तो आपको दोनों बातें मैंने बताई। 5वीं रिपोर्ट क्या थी, जोतदारों का उदय कैसे हुआ और जमींदारों की तुलना में वो कैसे शक्तिशाली हो गए, ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप अपने मित्रों को भी वीडियो शेयर करेंगे, अपने सुझाव भी देंगे और चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।